अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ आप ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है और कल एक अहम डेवलपमेंट हुई जब जो सीनियर रहनुमा श्री मज़ारी साहबा ने सियासत को भी खैराबाद कहा और तहरीक इंसाफ को भी खैराबाद कहा और आज उससे भी बड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट और फवाद चौधरी साहब के जो इमरान खान साहब के बड़े करीब तस्वर होते थे, उनको उनका एडवाइज़र माना जाता था, पार्टी में सीनियर ओहदा था, उन्होंने भी आज एक ट्वीट और एक वीडियो पैगाम के ज़रिए न सिर्फ ये कहा कि उन्होंने अपने साहब का एक तरह से जो स्टेटमेंट उसको दोहराया कि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी करते हैं और साथ में उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो पार्टी ओहदा भी छोड़ें, सियासत को भी खैर आबाद कहें और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब से भी अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। और इस दौरान हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जमशेद इकबाल चीमा, मुस्तरद इकबाल चीमा, इन लोगों को अगरचे कल रिहा किया गया था लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान कुछ और लोग भी हैं कि जिन्होंने पार्टी को खैराबाद कहा। तो ये सिलसिला बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि इस दौरान कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब के जो किसी ज़माने में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, वो भी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और इस दौरान जो साबिक़ गवर्नर पंजाब में वो भी तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा रहे हैं, चौधरी सरवर साहब, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद है तहरीक इंसाफ की शायद इन लोगों के साथ मिल के या तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए या फिर काफ लीग या किसी और जमात का वो हिस्सा बन जाएंगे। ऐसे में खान साहब लगता तो है कि अब अकेले होते जा रहे हैं हर दिन जो गुजर रहा है। इस दौरान कुछ और भी हमें सुनने को मिला और वो आज मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ और अब इस बात पे भी गौर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए और अगर ऐसा कोई फ़ैसला होता है तो इसकी मोहर जो है वो इस मुल्क की पार्लिमान लगाएगी, गोया कि मामला वहाँ पे ले आएगा और वहाँ इसका फ़ैसला किया जाएगा। क्या ये भी होने जा रहा है? अगर होगा तो ये कितना जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए। और इस दौरान एक और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फैसल वाडा साहब के जो इमरान खान साहब की काबीना के रुकन रहे, आज उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो केस जिसके अंदर इमरान खान साहब खुद नैब की एक पेशी भुगत चुके हैं, उसमें एक और बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने और साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि इस सारे केस के जो मास्टर माइंड हैं वो फैज़ हमीद साहब हैं, गोया कि जो मेजर बेनिफिशरी हैं वो फैज़ हमीद साहब हैं और वही हैं कि जिन्होंने शहजाद अकबर को भी इस्तेमाल किया और फिर उनको बैरून मुल्क बाहर भेजने में भी वही उन्होंने उनका किरदार है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त भी जो फैज़ हमीद की बाक़ियात हैं वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठी हैं। लगता तो ये है कि उनका इशारा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब की तरफ है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी एक तरह से गंभीर है और अब जो कहा जा रहा है कि फ़ौजी अदालतों में और सिविल अदालतों में और दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलेंगे और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद उनको बड़े कम वक्त में निपटाया जाएगा। क्या होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है और जिस तरह इन सारे मामलात को हैंडल किया जा रहा है क्या उसके ऊपर कुछ सबूत रहे हैं, इस सारे सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, आप मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के ख़जाना से मुताल्लिक़। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि सायरा बानो साहबा जिनका ताल्लुक GDA से है, रुकन कौमी असम्बली है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले शेख साहब आप ही की तरफ आएंगे। सर, अगरचे 9 मई के बाद जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं उनका साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत वक्त पे इल्ज़ाम आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद इस कदर रियासती जबर और तशद्दुद हो रहा है कि लोग खौफज़दा हो के उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय ये कि वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात तो इससे रिवर्स है। खौफज़दा होके और प्रेशर में 2018 में सब लोग PTI ज्वाइन किया। मैं खुद गवाह हूँ, हमने देखा हमारे इलाकों में जितने लोग थे जो भी मुस्लिम लीग के थे या जो लोग इलेक्ट हो रहे थे और मैंने उनसे जाके खुद बात की और उन्होंने मुझे बताया कि हमें बहुत प्रेशर है और हमें रहने नहीं दिए जा रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। मैं अकेला था पूरे रीजन में, जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चंजोट, जंग, मियांवाली, खुशाब, बखर,
ये सारे डिस्ट्रिक्ट में, और हाफिजाबाद, कोई और हाफिजाबाद में तो शायद एक कैंडिडेट थी, लेकिन कोई और इन इलाकों में कोई कैंडिडेट ही नहीं था। शेख साहब आपको मैं अब्रप्टली रोकूंगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा जाए, ब्रेक से बाद तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शेख साहब आप अपना आर्गूमेंट भी मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन बहरहाल सर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस दिखाई जा रही हैं, उससे तो ये लगता है कि अब जो पीटीआई से वाबस्ता लोग, इवन जो टिकट होल्डर्स हैं, उनको भी विक्टिमाइज किया जा रहा है, किसी के कारोबार को, किसी के घर को गिराया जा रहा है। सर कुछ इस तरह की वीडियोस मनाजिर तो देखने को मिल रहे हैं सर, तो इस बात को आप कुल्ली तौर पे निगलेक्ट तो नहीं कर सकते कि जी ऐसा नहीं है कि उन लोगों को, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं अदालतों ने उनको रिहा किया, अडियाला जेल से बाहर आए, फिर उनको उठा लिया गया। सर मैं इस बात को टोटल निगेट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताता ये चलूँ कि सियासी वर्कर और लीडर्स का तो ये काम है कि अगर ज़रा प्रेशर भी हो तो उसको सस्टेन करें ना। हमने 3.5 पौने 4 साल, कोई बता दीजिए पीपल पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का कोई एक बंदा भी, हम अपोजिशन में थे ना, हमने कोई एक बंदे ने भी छोड़ा। ये होता है सियासी वर्कर, और असल जो लीडर होते हैं ना, ये होते हैं। देखिए क्या कोई जुल्म तशद्दुद नहीं हुआ हमारे, किस लीडर को 6 महीने नैब की अदालत में नहीं रखा गया, कोई एक, और अपोजिशन में थे ना हम, हर एक किस्म का उनके ऊपर प्रेशर भी डाला गया और उनको नुकसान भी पहुंचा, किसी एक मेंबर ने नहीं छोड़ा। और इन्हीं के दौर में जब ये इक़्तिदार में थे तो 20-22 मेंबर इनको छोड़ के अभी भी बैठे हुए हैं नेशनल असम्बली में, इन्हीं के, जब ये इक़्तिदार में थे तो इनका तो हालत, ये पार्टी असल कोई पार्टी थोड़ी थी, ये सोशल मीडिया की पार्टी है। आपको याद होगा मैं आपको अक्सर प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि ये कोई पॉपुलर नहीं है, मैं खुद कहता हूँ आपको, ये हमें नहीं नज़र आता। अब ये फैज़ कमोका साहब इनके चेयरमैन थे नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के, हमारे साथ, आज वो छोड़ दिए। मेरे जो कैंडिडेट हमारे इलाके में ना, मेरे से 5 इलेक्शन लड़े हैं, ये जुल्फ़कार शाह और उनकी फैमिली, पिछले 5 वो देखिए, वो तो किस पार्टी में वो नहीं रहे, वो काफ लीग में रहे, वो पीटीआई में रहे, वो पीपल पार्टी में रहे। सर मरकज, जिस पार्टी की मरकज में हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा में 10 बरस हुकूमत हो, पंजाब जैसे सूबे में उनकी हुकूमत हो, सर आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया तक की महदूद पार्टी थी, ऐसा तो ना कहने सर, बहरहाल इस तरह हुकूमत। तो अभी क्या बना, देखिए ना, मैं नहीं कहता इसे, ये मुझे बताइए कि ये वो लोग हैं जो किस पार्टी में नहीं रहे। मैंने जिक्र किया, सबसे बड़े फ्यूडल और जिम्मेदार हैं हमारे चनियोट और जंग के, जिनसे मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ, रजोय की फैमिली, ये काफ लीग में गए, ये मुस्लिम लीग में गए, ये पीपल पार्टी में गए, ये पीटीआई में गए। तो ये तो जिधर ये इतने आसान है, इनको तो जिधर समझ आती है कि ये अब पार्टी पावर में आने वाली है या इसके खिलाफ कोई एक्शन होने, तो हट जाते हैं। जब तक ये लोग हटेंगे, आपके ख्याल में वो हवा का रुख देख रहे हैं, हवा का रुख देख रहे हैं होंगे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। जी बिल्कुल है कि शेख साहब, जो एक बात जो माजी का कंडक्ट था तहरीक इंसाफ की हुकूमत का या किसी इदारे का, जिसके नतीजे में लोगों को नैब के जरिए उठाया गया, कुछ और मुकदमात में जेलों में डाला गया, जब आप अपोजिशन में थे उन इकदाम को आप कंडेम करते थे सर, लेकिन आज मोर और लेस उसी तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, तरीका वही है, तो आज ये कैसे दुरुस्त हो गया सर? तो कम से कम सियासतदान किसी एक नुक्ते पर तो रुके ना, कि जो चीज़ माजी में गलत थी आज भी गलत है, तहरीक इंसाफ को ज़रूर आप हैंडल करें, उसे ज़रूर आप अकाउंटेबल करें, बट तरीक़ाकार वो नहीं होना चाहिए जो माजी में अपनाया गया आप लोगों के खिलाफ। जी देखिए, सबको मालूम है और ये सारी ये बातें होती हैं, ये सही कह रहे। हमने ही तो नैब के कानून को चेंज किया है ना, जो 6 महीने का रिमांड होता था या 3 महीने का रिमांड होता था, उसको 15 दिन कर दिया है। हमने तो सहूलतें दे रहे, नैब के कानून को तब्दील कर रहे हैं ना। ज़रूर अभी भी प्रॉब्लम हो गए, देखिए मैं बिल्कुल इसको नेगेट नहीं करता जो आपकी बात है, लेकिन इनमें ज़रा हिम्मत ही नहीं है सहने की। ज़रा किसी ने कहा तो एक दिन में ये सारे जा रहे हैं, क्या हो क्या गया इनको? और कोई पार्टी के साथ तो रहो, ये तो वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फवाद चौधरी साहब, और शीरी मजारी साहबा से ज़्यादा कौन शुरू से पीटीआई के साथ, इनका बना क्या? कोई बताए तो सही ना, कोई इतनी जरूरत नहीं है, अगर किसी के ऊपर प्रेशर है तो बताए तो सही, ये लीडर होते हैं। अगर ये हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है कि वो बताने को भी तैयार नहीं, कह देना कि हमारे ऊपर फलां फलां प्रेशर है या हमसे ये हो रहा है, तो ये तो ऐसे गिर रहे हैं समझ ही नहीं रही, जैसे कोई इनमें ताकत ही नहीं है। ये लीडर है, ये क्या है जो किसी पार्टी के साथ इनकी एफिलिएशन है? जी
लेकिन कैसर शेख साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, तो जो आज आपके वज़ीर दिफा ने बात की है सर कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी भी लगाई जा सकती है, गोया को आपको लगता है कि 9 मई का जुर्म इतना संगीन है कि देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो किया जाए, पाकिस्तान को क्रॉस करेगा। देखिए बेनज़ीर साहिबा का कत्ल हुआ या शहादत हुई जो भी, तो उसके बाद जरदारी साहब ने जब ये कहा ना कि पाकिस्तान खपे, तो सारा पाकिस्तान उनके साथ हो गया। जब इल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा तो सारा पाकिस्तान उसके खिलाफ हो गया। आज जो इन्होंने हुकूमत, आज मिलिट्री की इंस्टॉलेशन पे सारा हमला कर दिए, आर्मी चीफ को ये बुरा भला कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को ही कमज़ोर कर रहे हैं, आप उस शाख को ही काट रहे हैं जिस पे आप बैठे हुए हैं। और मुझे मैं गया हूँ चनियोट, वहाँ बड़ा गम गुस्सा है अपने इलाकों में, और इलाकों में भी होगा, मैंने खुद वहाँ देखा है। तो मेरे लेकिन सर शेख साहब एस्टेब्लिशमेंट पे किसने तनकीद नहीं की? पीपल्स पार्टी से लेके मियां नवाज शरीफ साहब से मुल्क बैठ के हमारी रियासत जो है उसका कोई वो उसका एहतराम जरूरी है, जजेस का भी एहतराम जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि मैं आर्मी के भी ये कहना कि आर्मी चीफ मुझे कत्ल करना चाहता है, मैं आपकी बात ये समझूं कि अगर आप मुझे ये बताइए, आप तो बड़ी तारीख को, क्योंकि बड़े आवाज आ रही शेख साहब, मुझे आपको आवाज आ रही सर? इंडिया में भी आपने कभी ये देखा कि अपनी आर्मी के खिलाफ वो बातें उनके अपोजिशन लीडर करते हो, या यूके में देखा या अमेरिका में देखा? एक मैंने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में जब वो आ गए तो कैपिटल हिल पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने भी इस तरह आवाज मेरी आ रही है सर पहुँचाया अपनी आर्मी को और अपनी इस्टेब्लिशमेंट को। ये तो एक अनोखी बातें कर रहे हैं, मुझे हैरान हुए। उसके बावजूद ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अगला सवाल करेंगे, पाकिस्तान को जोर करेंगे और लोग इनको वोट देंगे और हम बड़े पॉपुलर हैं। क्या पॉपुलैरिटी है? सारी निकल गई पॉपुलैरिटी, एक हफ्ता 10 दिन में सारी पॉपुलैरिटी जो क्या सर शेख साहब, सर वक्त खत्म हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के शेख साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशत गर्दी की एक नई लहर, उसके मुहर्रिकात क्या हैं और इन ये मामलात किस तरफ जाएंगे, और अगेन हम कह सकते हैं कि ये कितना कोई सीरियस मैटर है और इसको किस तरह देखा जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो कबाली अजला हैं वहाँ पे दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में एक दफ़ा फिर तेज़ी आ गई और आज जनूबी वज़ीरिस्तान में एक कार्रवाई में कुछ 6 दहशतगर्द हलाक किए गए, लेकिन इस दौरान शुमाली वज़ीरिस्तान में एक खुदकुश हमला हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि 4 अफराद शहीद हुए हैं। इसी तरह कल के दिन हंगू में एक कंपनी की तनसीबात पे हमला हुआ जिसमें 6 अहलकार शहीद हुए। और इस दौरान कल के दिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि बलूचिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो ISI की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान अलहदगी पसंद बलूचिस्तान नेशनल आर्मी और बरास के जो बानी रहनुमा हैं गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें मीडिया के सामने भी लाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो पिछले 15 बरस से रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए थे, लेकिन उनका ख्याल ये है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। गोया कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने अपने हकूक़ की कोई जद्दोजहद करनी भी है तो उसके लिए पुरअमन रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने दोस्तों भी कहा कि ये रास्ता ठीक नहीं है रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने का। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहसानुल्लाह टीपू साहब, आप दिफाई तजज़ियाकार, उनके साथ मौजूद हैं ताहिर ख़ान साहब, आप भी दिफा के मुतालिक जो अमूर हैं उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। एहसानुल्लाह साहब, वज़ीरिस्तान और फाटा के इलाके में, साबिक फाटा के इलाके में फिर से दहशत गर्दी की कार्रवाई में एक तेज़ी आ गई है, कितनी ख़तरनाक बात है? हाँ बिल्कुल शराबी साहब, हम यानी कुछ महीनों से देख रहे हैं कि TTP की तरफ से या जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से उनकी हमले जो हैं उनमें ज्यादा हम देख रहे हैं बलोचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, और खासकर जो जनूबी हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहाँ पे यानी उसमें तकरीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे TTP की तरफ से और एक और फैक्शन है पाकिस्तानी तालिबान का हाफिज गुल बहादुर, उनकी तरफ से मुसलसल हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे भी। और कल का जो हंगू का हमला है तो वो तो एक इंटरनेशनल पेट्रोलियम कंपनी यानी उस पे हमले का होना,
तो वो मेरे ख्याल में उसको सीरियस लेना भी चाहिए, क्योंकि जनूबी पख्तूनख्वा ऑलरेडी बहुत पसमानदा इलाका है, वहाँ पे कुछ ही इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, क्योंकि वहाँ पे ये गैस ऑयल के ज़खायर है, तो उनकी एक्सप्लोरेशन होती है और मकामी लोगों को एक रोजगार का सिलसिला भी है, वहाँ पे लोग काम भी करते हैं। तो इस पे हमला होना मेरे ख्याल में ये एक सीरियस कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तानी रियासत के लिए। और कुछ फिर उस कंपनी के ऑफिशियल से भी हमारी बात हुई कल जब ये हमला हुआ, तो वो खुद भी, क्योंकि ये एक गैर मुल्की कंपनी है, तो वो भी डरे हुए थे कि कल जो हमला था 20-25 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने हमला किया था कि वो तो अंदर नहीं घुस सके, अगर इन केस वो अंदर घुसे तो काफी पे नुकसान हो जाता। तो मेरे ख्याल में भी मौजूद होंगे वहां पे जो काम करते हैं। लेकिन एहसानुल्लाह साहब, अब तो हम बात करें, शायद इस हुकूमत ने ये क्लेम कर दी कि CPEC के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही मौजूद हैं। तो कितनी परेशान कुन बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो चाइनीज़ हैं उनको भी सबसे बड़ा जो प्राइम कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह के 1-2 वाक़यात हुए जिसके बाद मोहम्मद डैम या बाकी जगहों पे काम भी रुक गया। तो क्या कहेंगे, इस तरह के वाक़यात का होना, सिक्योरिटी लैब्स या वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स ना होना, क्या किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है? हाँ, ये एग्जैक्टली यही कंसर्न है चाइनीज का भी, उनसे भी जब हमारी बात होती है, क्योंकि 10 हमले के बाद जो चाइना है उनके बड़े सीरियस कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से। और अभी ये बात भी जो चल रही है कि हो सकता है ये जो CPEC है इसकी एक्सपेंशन हो अफगानिस्तान की तरफ भी, तो अफगानिस्तान तो फिर खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। तो वहां पे अगर इस तरह के हालात हों तो उसके लिए भी यानी मसाइल वो जन्म ले सकते हैं। और पहले तो ये था कि इस तरह के हमले TTP की तरफ से या हाफिज गुल बहादुर जो फैक्शन है, अभी एक और नई तंजीम भी बीच में आई है, तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान, जो ऑलरेडी 2 बड़े हमले कर चुकी है, एक बलोचिस्तान में मुस्लिम बाग का जो हमला था और एक लकी मरवत में। तो मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है खासकर साउथ KP में, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। और वहाँ पे लोकल जो मकामी लोग हैं उनका भी यही गिला है कि पूरा मुल्क जो है वो सियासी जो माहौल एक बना हुआ है, या जो हमारे इदारे हैं या हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, उसमें यानी बिजी है, और जो सिक्योरिटी का मसला है वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये हमले यानी फ्यूचर में मजीद भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि मिलिटेंट जो है, या आप इनका अगर नैरेटिव देख लें, इनका लिटरेचर देख लें, तो उसमें एक चीज है कि जो फौरन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो भी उनका एक प्राइम टारगेट है, क्योंकि वो पाकिस्तान रियासत को कमजोर करना चाहते हैं। तो सबसे एक जो टारगेट उनका है मैन वो ये भी है कि यहाँ पे जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या गैर मुल्की कंपनियां हो उसको टारगेट किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सिलसिले में गुफ्तगू को आगे। प्रोग्राम में फिर खुश आमदेद। तार खान साहब, ब्रेक से पहले जो हम नुकता उठा रहे थे कि गोया के मुल्क के अंदर जिस वक्त सियासी इंतशार है और मुसल्लह फ़ौज बहरहाल 2 सूबों में तो बाकायदा तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि दहशतगर्द ये समझते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम कि पाकिस्तान को हिट किया जाए, और यही वजह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर बलूचिस्तान में हमें कहीं लगता है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बड़ी तेज़ी आ गई है? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके सवाल से कि पाकिस्तान में जो सियासी हालत है और फिर उसका ज़रूर असर तो होता है सिक्योरिटी के तमाम मामलात पे। और मेरी नज़र में जितने ऑपरेशन बढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट होगी, और ऑपरेशन जब होगी, जब आप रेड करेंगे तो उधर से ज़्यादा इम्कान तो होता है कि जवाब मिल जाए। दूसरा जो मेरा नुक्ता है, अब जो कलदम ग्रुप्स की, मुसल्ला ग्रुपों की जो एक हिकमत अमल है उसमें थोड़ी तब्दीली मैं देखता हूँ। अब मेरे जो मालूमात है उनको सरहदों से अफगान तालिबान ने उनको हटाया है, उनको पूरा वो मना नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उसके बाद फिर पाकिस्तान में अपनी जो पेनिट्रेशन है, जिन लोगों को भेजना है, वो ज़रा निस्बतन ज़्यादा किया है। तो इस वजह से ये जो कैजुअल्टीज हो रही है, जानी नुकसान जो हो रहा है, मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा। और जितने ये तो एक फिक्री बात है कि जितने आप जिस तरह के अब ऑपरेशन जारी है, बावजूद सियासी हालात के, जो एक फैसला उसूली हुआ था कि मालूमात की बुनियाद पे, इंटेलिजेंस बेस पे ऑपरेशन होंगे, और वो जारी है। तो जितने आप उनके पीछे जाएंगे वहाँ से फिर उसका जवाब का भी इम्कान हो सकता है, फिर कैजुअल्टीज का भी इम्कान हो सकता है। ये उनकी एक नई स्ट्रेटजी है और उसमें तो कोई शक नहीं है
कि कलअदम टीटीपी के पास अब असलहा भी ज़्यादा है, उनकी तरबियत भी निस्बतन मेरा ख्याल है कि निस्बतन ज़्यादा है, असलहा भी उनके पास जदीद है, और वो तो खुद हमारे लोगों ने तस्लीम भी किया है कि अब जो रात में देखने वाली उनके पास, क्योंकि नेटो का काफ़ी सारा असलहा रह गया था, तो एक लिहाज से उन्होंने एक तो हिकमत अमली तब्दील की है, और दूसरा उनके पास असलहा और तरबियत उनकी मेरे ख्याल में अब पहले से ज़रा उन्होंने बेहतर की है। लेकिन कल जो हंगू में हुआ ताहिर खान साहब के एक पेट्रोलियम कंपनी की तनसीबात पे हमला किया गया, पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट को लेकर पहले बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, और फिर मैं बात कर रहा था ब्रेक से पहले कि सी पैक के प्रोजेक्ट्स भी ऑन होने जा रहे हैं या कुछ चल रहे हैं, तो ये कितना बड़ा एक तरह से पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात है कि अगर इन्वेस्टमेंट पहले नहीं आ रही हो, जो पहले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर उनको भी ऊपर हमले होंगे तो फिर ये सी पैक और बाकी मनसूबों को हम आगे लेके चल पाएंगे। देखो ना, जो कलअदम ग्रुप्स हैं तो वो उनकी पॉलिसी यही है कि जहां पे उनको हदफ मिलेगा, आसान हदफ मिलेगा, और इसी तरह कंपनी जो काम करती है इस तरह खतरनाक इलाकों में, रिमोट एरियाज में, तो वहां तो वो जरूर कार्रवाई करेंगे, किसी को अगवा करेंगे, उसके बदले में अपने लोगों की रिहाई का मुतालबा कर सकते हैं। और उनका तो जाहिर बात है, उनकी पॉलिसी यही है कि अगर सी पैक हो या इसी तरह कोई भी प्रोजेक्ट हो, और माजी में भी हुआ है कि उनको जब भी मौका मिलता है तो एक चैलेंज तो पाकिस्तान के लिए है। चैलेंज इसलिए है कि अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं अगवा करने की वो कंपनी के लोगों को, और फिर ये जो ज़्यादा उनके हमले भी हुए हैं, फिर काउंटर जो उनका अगर अटैक होता है तो वो भी, तो ये तो बिल्कुल एक चैलेंज हमारे लिए है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है सियासी भी थोड़ा गैर यकीनी है, और फिर सिक्योरिटी की भी हो, तो आम लोग तो नहीं जाएंगे उस जगह पे, आपके सरमायाकारी तो नहीं होगी कि जहां पर उनको खतरा हो और जहां पर उनके लिए मसाइल हो। उनके लिए तो काफी सारे अदर ऑप्शंस है ना, कि वहां अब तो अफगानिस्तान में भी चीन की ज्यादा दिलचस्पी है, तो हमारे लिए तो मसले बड़े हुए हैं। इनफैक्ट इसमें तो कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन उन एरियाज में महरूमियां भी हैं, वो बलूचिस्तान हो या फिर ये जनूबी वजीरिस्तान, साउथ और बाकी एजेंसीज जो रही हैं माजी में, तो वहां पे डेवलपमेंट का साइकिल चलाना कितना इंपॉर्टेंट है ताकि वहां पे दहशतगर्दों को कोई जमीन ना मिल सके, जगह ना मिल सके। ये बड़ा अहम सवाल है आपका। एक तो तरक्की की बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की है, लेकिन अगर जंग किसी ने भी जीतना हो तो उसके लिए अवामी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अब गवादर में आप देखें कि वहां पर एक तहरीक चली, तो उनके सरबराह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से अब वो हुए हैं। तो जब तक आप, और फिर शिकायतें तो है, उसमें कोई शक नहीं है कि जो माजी में ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है, वहां से कलअदम तंजीमों को भी वहां से मतलब वो वहां से चले गए हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या वहां से ऑपरेट होते हैं, लेकिन जब तक आप अवाम की सपोर्ट आपको हासिल ना हो तो फिर जरा आपके लिए मुश्किल होगा। तरक्की बिल्कुल चाहिए। अब देखें ना कि जब फाटा मर्ज हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, तो जो उस वक्त वादे किए गए थे कि 100 अरब उनको मिलेंगे हर साल तक, लेकिन उनको तो वो नहीं मिल रहे हैं। तो लिहाजा ये फोकस होनी चाहिए अपनी हुकूमतों की, इदारों की, कि वहां पे एक तो मतलब के मंसूबे भी, दूसरी बात लोगों के एतमाद में रहना। अगर लोगों को आप सही मानों में एतमाद में लेते हैं किसी भी काम के लिए, उनकी सपोर्ट आपको जरूर मिलेगी। मेरे ख्याल में ये भी एक चैलेंज हमारे लिए है। और जब तक आप उनको नजरअंदाज करेंगे, जिनकी बात सुनी जाती है, जहाँ कबायली मलक हो, कोई भी हो, कोई वहां से मुंतखब नुमाइंदे हो सूबाई कौमी असम्बली के, तो अगर वो हिमायत आपके साथ हो तो उसका मतलब है कि अवाम की हिमायत आपके साथ है। अगर वो ना हो तो फिर चैलेंजेस आपके लिए बढ़ेंगे। तो तरक्कियात काम भी होने चाहिए, क्योंकि अब देखो 2 स्कूल शुमाली वजीरिस्तान में परसों वो उन्होंने तबाह कर दिए हैं, और जाहिर बात है माजी में भी स्कूल तबाह हुए हैं। तो लिहाजा वहां पर लोगों के दिल जीतने के लिए, सपोर्ट के लिए जंग के साथ अवाम की बड़ी जरूरत होती है, और सपोर्ट उस वक्त मिलेगी जब लोगों को इत्मीनान हो आपके हर काम पे। यकीनन यही इसी अहम नुक्ते पे आज का शो खत्म करते हैं नाजरीन। कल तक दीजिए, खुदा हाफिज।